बेलिए को यहाँ कहते थारा आज मुल्क है ना नहीं आ रहे है रोक के दिखा दे। जिस घड़ी का हमें बेनीवाल जी और जी का तो आप सबको था ही, परंतु इसके साथ साथ 3 तारीख को हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनाने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री चुना। लगातार इन 9.5 वर्षों के दौरान चाहे इस भारत देश का कोई नागरिक हो या हमारे देश का नागरिक विदेशी सरजमी पे भी रहता हो तो उसका भी मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किया गया है। ये साथियों बड़ा दुख होता था ये जानकर कि इस देश के 12 करोड़ से ज्यादा ऐसे घर हैं जिन तक पानी नहीं पहुंचा। ये दुख होता था, पीड़ा होती थी जानकर कि हमारी ये मातृ शक्ति जो चूल्हा चौकी करती है और 8.5 करोड़ हमारी महिलाओं तक गैस के कनेक्शन नहीं पहुंचे। ये पीड़ा होती थी कि इस आजाद भारत में इंदिरा गांधी जी जैसी प्रधानमंत्री भी हुई। इस आजाद भारत के अंदर जब 10 साल का 2005 से 14 के बीच में कांग्रेस पार्टी का शासन तो उसकी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी थी, परंतु उसके बावजूद भी लगातार जिस दिन ये देश आजाद हुआ था उस दिन से लेकर और पिछले 2 महीने तक ये चर्चाएं रहती थी कि महिला को सशक्त करना पड़ेगा, महिला के लिए सशक्तिकरण का कानून बनाना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस मनखेड़ा गांव के लोगों की तरफ से, जिन्होंने इस देश के 12 करोड़ लोगों तक पीने के पानी को पहुंचाने के साथ साथ 8.5 करोड़ लोगों तक उन तक महिलाओं तक गैस के कनेक्शन देते हुए और जो महिला सशक्तिकरण का नारा चलता था उस नारे से भी आगे बढ़ते हुए कि इस देश के अंदर महिलाओं को सशक्त भी करेंगे और महिलाएं इस देश को चलाने में हम भागीदारी करें, ये कानून पास करने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। ये साथियों बुजुर्गों, मैं पिछली बार भी आपके बीच में आया था और बहुत सारे ऐसे मौके रहे हैं कि लगातार मैं मेरे मनखेड़ा के नाना नानी मामा मामी भाई बहनों से मिलता रहता हूँ। साथियों, पिछली बार भी मैंने आपके मुख्य चौक में आपसे अरदास लगाई थी, आपसे निवेदन किया था कि आप बेशक संजीव बेनीवाल से भी कोई नाराजगी है, क्योंकि परिवार में कई बार खटास भी होती है, परिवार में कई बार तू तड़ाक भी हो जाती है, अगर रसोई में भांडा घना हो जाए तो कई बार खड़खड़ भी लग जाए। बेशक से नाराजगी अपने बेटे भाई से हो, परंतु चाइना का माल अपने घर पे मत लेके आइएगा। ये साथियों ये कहते हैं और बड़े जोर शोर से आप लोगों के बीच में चौक चौपाल में कि भैया ये लाल झंडा लेके घूमता हो, लाल झंडे से हम रेल को रोक देते हैं, इस लाल झंडे से मैंने गहलोत की गिरती हुई सरकार को रोक दिया। अरे कामरेड बलवान पुनिया, मैं भी ये मानता हूं कि लाल झंडा तू रेल रोक सके, लाल झंडा तू गहलोत की गिरती हुई सरकार को रोक सकता है, परंतु जब दस्त लाग जानी 2 कच्चा लाल पहले 2 ही को लूटा गया। वो एक ही इलाज है, एक ही इलाज है, डी खातर दवाई देनी पड़ेगी और ये दवाई आने वाली 25 तारीख को आप इस कामरेड बलवान पूनिया को देके इसके लगे हुए दस्तों को रोकने का काम करें। बहुत बार मैंने इसके भाषण सुने और जिस प्रकार की अच्छी भाषा शैली का इस्तेमाल करता है ये साथियों, हमारे युवा साथी बैठे हैं। आजकल सोशल मीडिया का इतना स्कोप है, इतना ज्यादा विस्तार सोशल मीडिया का है कि ये युवा साथी और हमारी बहन बेटियां उसको देखती हैं। किस प्रकार की भाषा शैली आप इस्तेमाल करते हैं कामरेड साहब, किस प्रकार का हमारे युवाओं का भविष्य आप तय करते हैं। आपको जनप्रतिनिधि बनाने का काम इस जनता ने किया था, आपसे ये उम्मीद थी कि आप यहाँ विकास करवाएंगे, सामाजिक सौहार्द को बना के रखने का काम करेंगे और इसके साथ साथ आप बिना किसी भेदभाव के एक व्यक्ति के साथ अपने आप को खड़ा करने का काम करेंगे। परंतु जब से यह आचार संहिता लगी है, कहीं
तस्करी पकड़ी गई, कहीं यहाँ नकली डीजल की फैक्ट्रियां पकड़ी गई, कहीं यहाँ जो नशाखोरी करने वाले लोग, चिट्टे जैसे, स्मैक जैसे लोग, बेचने वाले लोग यहाँ पकड़े गए। और वो पकड़े कौन गए? जो आपके चुने हुए विधायक के दाएं और बाएं हाथ कहे जाते थे। अब ये पत्रकार साथी यहाँ उपस्थित हैं, ये पत्रकार साथी जब उनसे पूछते हैं कि भाई आपके दाएं और बाएं लोगों को ये पकड़ा गया, तो क्या आपकी भी इसमें मिली भगत है, क्या आपकी भी इसमें शय है? तो वो इनकार करते हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूँ कामरेड साहब, जब आप नहाने जाते हो बाथरूम में, तो क्या रेनकोट पहनकर नहाने जाते हो? ये कैसे संभव हो सकता है कि जब आचार संहिता लगती है, और ये जयदीप डूडी जी यहाँ सरकार में मंत्री भी रहे हैं, ये अच्छे से आपको बता पाएंगे, और यहाँ सब जागरूक लोग बैठे हैं, आपको इस बात का पता है कि जब आचार संहिता लग जाती है तो सरकार के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनके हाथ बन जाते हैं, प्रशासन के हाथ खुले होते हैं, और आचार संहिता के बाद इस प्रकार की अगर कार्रवाई हुई है तो निसंदेह ये गोरख धंधा कई वर्षों से आपकी मिली भगत से चल रहा था, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। साथियों, एक मैडम बालकर पूछने लगी, बोले भाई बच्चों ये बताओ कि कोई एक बिल्ली 100 चूहे पाले तो वो कैसे चलेगी? तो कोई की बोलो, कोई की बोलो, एक कोई मेरे को खड़े हो गए, बोले जी बिल्ली 100 चूहा खाए बस चल लो बन जाती हूँ। तो भैया बलवान पूरिया, तूने इन 5 सालों में इतने चूहे खाए हैं, ये 25 तारीख से तेरे लिए डंग आगे नहीं देख पाएगा, ये चैलेंज के साथ कहेगा। साथियों बुजुर्गों, यह आपको देखना है कि किस प्रकार के व्यक्ति को आप उनके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। मैं आपको एक भरोसा देके जाता हूं कि जिस प्रकार से जो शैली संजीव बेनीवाल जी की पिछले 30 वर्षों में आपके बीच में रही है, सबके सम्मान को बढ़ाने का जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता में ना हो, आप लोगों के साथ उन्होंने हर सुख दुख में अपने आप को खड़ा किया है। आप ऐसे व्यक्ति को चुनकर राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम करें, और तो और सिर्फ आप यहां से जिताने का मन ना बनाए, इसके साथ साथ राजस्थान की 200 की विधानसभा है, और 200 की विधानसभा में सबसे बड़ी जीत दर्ज करवाने का काम करें। तो हमारा ये जो संकल्प है कि हमने हर घर भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाना है, हर घर भारतीय जनता पार्टी की नीति को पहुंचाना है, ये संकल्प कभी हम सिद्ध कर पाएंगे। साथियों बुजुर्गों, भाषण देगा जोर जोरू आपके बीच में बोलेगा, और भाषण के भीतर संजीव बेनीवाल जी खातर बार-बार एक शब्द का इस्तेमाल करता है, बार-बार संजीव बेनीवाल जी खातर एक शब्द को इस्तेमाल करे, बोले बापू जी बापू जी बापू जी बापू जी। अरे भैया, ये भी तो 25 तारीख आई को नहीं, और 25 तारीख पाछा 3 में जो नतीजो वालों सारा बेरो है, तो ये भी पहला तो जोर इतनी पर संजीव बेनीवाल ने बापू कह के बोलना है, जो जब मेरे मामो छोटू बैठे जब जावड़ा के भी नीति वो बापू कहते भी वो चीज रची हो जाए। ये साथियों, अब ये समय आ गया है कि इस समय के अंदर हम सब एकजुट होकर, जिस प्रकार से आज हालात ये है कि इन चुनाव के दौरान भी घर घर जाकर और लोगों को पानी का लोटा उड़वाकर आप लोगों से रहम की भीख मांगता है, गलतियां मांगता है, और मुझे कई लोगों ने इस प्रकार की सूचना भी दी कि फोन कर करके धमकी भी दिलवाता है। मैं आपको ये भरोसा देता हूं कि जिस दिन 25 तारीख को बिना डरे हुए और किसी भी प्रकार के आपस के जो मनमुटाव को मिटाते हुए आप एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाने का काम करें, और 3 तारीख को जब नतीजा आएगा तो ये जो धमकी देने वाले लोग हैं ये यहां भी नहीं दिखेंगे और आपके बॉर्डर पे भी नहीं दिखने देंगे। आज मैं भी अनिल ओलत जी बात करने आए रहे हो, तो मैं कहो मैं जी आओ अनिल जी, बोले जी आओ तो रोज ही हूं, मैं जी ना
आज तो सही जगह आए हो, सासाराम आए हो। तो एक बार मेरा सबसे निवेदन है कि जोरदार तालियों से अनिल ओलख जी का भी स्वागत करें। और ओलख साहब, किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, हमारा एक पारिवारिक जुड़ाव होता है, एक संजोग होता है, रिश्ते होते हैं और उस रिश्ते का अपना एक महत्व होता है और उस महत्व को एक तरफा नहीं चलाया जा सकता। उस महत्व को अगर बना के रखना है तो दोनों हाथ आपस में मिलने चाहिए। और आपने अपने अनुसार जब तक हो सका आपने सम्मान देने और सम्मान करने का काम किया है, परंतु आज तकलीफ होती है कि जी घर में बेटी दे दी, आज उस बेटी को उस बेटे को भी गालियां निकालता है सरेआम। ये घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा मनखेड़ा गांव आपके साथ खड़ा है। बेशक से आए तो आए, ना आए तो ना आए, लेकिन ये मनखेड़ा गांव आपके बच्चों के भाग भरने के लिए लगातार आपके साथ अपने आप को खड़ा करेगा। साथियों बुजुर्गों, हम सब बहुत देर से जिनका इंतजार कर रहे थे और जिनका लगातार हम सब ये इच्छा करते हैं कि हम सबके बीच में आके अपना संबोधन वो दे, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि संजीव बेनीवाल जी हम सबके बीच में पहुंच चुके हैं और सभी हमारे मंच के साथी, हमारे मंडल के अध्यक्ष सतपाल चाहर जी भी हैं और सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी साथियों की तरफ से जो आपने मान सम्मान हमेशा हमें दिया है, उन सब साथियों की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं और ये भरोसा दिलाता हूं कि 25 तारीख को एक वोट जब आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालकर संजीव बेनीवाल को जिताकर विधानसभा भेजेंगे और 3 दिसंबर को जो नतीजा आएगा, उस 3 दिसंबर के बाद राजस्थान के अंदर आपके किसी भी प्रकार के कोई काम होंगे वो सम्मान पूर्वक संजीव बेनीवाल जी करवाने का काम करेंगे। और अगर हरियाणा प्रदेश में किसी भी साथी का कोई काम हुआ तो आपका ये भांजा बेटा आपके काम को रुकने नहीं देगा, आपके काम के करवाने के लिए आपके साथ अपने आप को खड़ा करने का काम करेगा। तो साथियों, हम सब संजीव बेनीवाल जी का स्वागत करें। हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान जी संजीव जी बेनीवाल पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। हम सबके बीच में जन जन के प्यारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान जी संजीव जी बेनीवाल साहब पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ उन्हें स्वागत। इस मनखेड़ा की धरती पे यह विजय संकल्प यात्रा के दौरान आपके द्वारा किया हुआ स्वागत का कार्यक्रम काबिल तारीफ। मैं मंच के माध्यम से पूरे मनखेड़ा गांव के एक एक कार्यकर्ता को दिल से धन्यवाद करता हूँ। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। हरिप्रकाश जी, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, भावी विधायक संजीव बेनीवाल। अब की बार जरूर लगाना पड़ेगा। भावी मंत्री संजीव बेनीवाल, आदरणीय जयदीप सिंह ड्यूटी साहब। क्या कर रहे हो? हैं? हमारे बीच में हरियाणा से कुलदीप जी बिश्नोई पधार चुके हैं। तो मैं निवेदन करता हूं कि सामने से जहां से आए उनको जगह देने की कृपया करें।
શું કોની આવડે ભાઈ ઇન્ડિયન કોની કે હે हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इस मलखेड़ा की धरती पे ये जोश जुनून ये ऊर्जा मैं संजीव जी बेनीवाल के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूँ। पूरे संजीव बेनीवाल दोनों हाथ ऊंचे उठा करके संजीव बेनीवाल संजीव बेनीवाल संजीव बेनीवाल तुम संघर्ष करो संजीव बेनीवाल तुम संघर्ष करो हमारा नेता कैसा हो हमारा नेता कैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद ऊर्जावान साथी आदरणीय दलवीर जी गुजारिया का। आज आपकी विराट और विशाल उपस्थिति के मध्य हमारे चौधरी भजनलाल जी के पुत्र हरियाणा के गोबर से जिनका भाजपा से बहुत गहरा नाता रहा है चौधरी कुलदीप सिंह जी बिश्नोई हमारे मध्य पहुंच चुके हैं और चंद ही क्षणों में वो मंच पर होंगे। हमारे चुनाव के सह प्रभारी हैं। आपकी विराट और विशाल उपस्थिति को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत नमन करता हूं। साथियों आपकी विराट और विशाल उपस्थिति ने यह तय कर दिया है कि कांग्रेस क्लीन बोल्ड हो गया, यहां से क्लीन बोल्ड, क्योंकि संजीव जी क्रिकेट के खिलाड़ी है और इस बार शानदार जब इनके लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने हमें साहित्य प्रदान किया है। मैं इस अवसर पर हमारे सभी मंडल के अध्यक्षों का, आदरणीय सत्य प्रकाश जी का, बसंत जी का, धुनीराम जी का, बलवान जी मेहरा का, जगदीश जी गर्ग का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जोन प्रभारी आदरणीय नेकीराम जी ध्रुव जी और जोन प्रभारी शंकरलाल जी भाकर का भी बहुत अभिनंदन। हमारे जिला परिषद के हमारे सभी सम्मानित सदस्यगण, डायरेक्टर और मेजबान जिला परिषद की हमारी वरिष्ठ सदस्य श्रीमती अलकोरी देवी जी का भी बहुत अभिनंदन। हमारे पंचायत समिति के भारतीय जनता पार्टी के सभी उर्मिला जी मेघवाल, पूर्व सरपंच का भी बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत। आज इस विशाल और विराट सभा में उपस्थित मेरी माताओं बहनों को मैं बहुत प्रणाम करता हूं। आइए इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा देते हैं। घर का सारा काम छोड़कर आप हमारे लोकप्रिय नेता की आवाज पहुंच रही है पूरे आप सबसे निवेदन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चंद क्षणों में हमारे आज के मुख्य अतिथि चौधरी भजनलाल जी के उत्तराधिकारी मोबाइल तो पीछे रखो यार, मैं कितना खड़े जो तो को काटा बोवे तो ही बोवे तुम भला, और वो भी साला क्या जानेगा किससे पड़ा है पाला। साथियों एक बार आज पहले तो हम अपील करने आए 25 नवंबर को वोट विधानसभा में बीजेपी में एक वोट करके डाले, और मैं शासन मांग रहा हूं तुमसे को मेरी शान होगा जीवन सत्य दे। एक बार एक सुसलो तुम्हारी के सर्वगण कर दियो विदाई करना कर दियो चुना
दोनों सुसरे तुम्हारे हेड दौड़ रखियो अरे बांगी उच्च होगी मार लीजिए तो जुमाई दिले पास जोड़ दियो सुसरे ले पास जोड़ दियो बार रोटी ले गई सोई बस अब भी कसम ने तुम्हारा के बबलू के और बब्बे ने तुम्हारा कसम लूज दे वो बड़े के जगह खेत के बीच में उतर रहता हो लो भाई मुझे रोटी जी मिले हुए तो दोनों सुसरे भाई रोटी जी मिल आ गया गाड़ी ले लियो बंद कर दिया भाई से बहुत पसंद है कोई बोली बाबा थे तो 60 साल के होते पौड़ा हो गए तो रिश्तेदारी तो सारा बड़ा है तो तुम दूध जाके रख देना जोड़ रखे तो कहे वो काल वो टिंगर है और वो कहे कि पात्रा 20 को सर में तुम बारह 10 को सर तो बाबा बोली थे मैंने पाल को से 20 साली करके सूप दिए ने तो 10 को होते थे कोई फर्क पड़ा धरेगा तो भी थे मैंने बोले क्या दियो तो कम से कम एक वोट तो चाहिए संजीव जी ने तो ये आज गांव में करोड़ दो दवा नंबर ही बोलते हैं कई साथी गिरे पैर पकड़ तो लोगों कई पे मेरी शान रखो तो कह इबके बेलियो ओ चुदेयो बोट इबके बेलियो ओ चुदेयो बोट 5 साल में नहीं सीखा काचा रह गया रोट किसाना काचा रह गया रोट साथियों रिश्तेदारों तो आधार संहिता की बात होती पहले तो कहीं तो आधार संहिता लाते हैं मेरे के भी वाड़ दे पुलिस वाड़ दे कोई है लेकिन आधार संहिता लगने के बाद हमने देखा कहीं पर चंदन चंदन रंजन बेच गयो और बेच गयो तेल चंदन रंजन बेच गयो और बेच गयो तेल लुकता फिरे इमे बापड़ो पुलिस हो रही गैल किसाना पुलिस हो रही गैल एक बार दो धर्म भैया तो मैं बोले सास है तो लाने बोले सास तेरे सास है मेरी थोड़ी कोई टाइम वाली थोड़ी बोले मेरी सेवा होगी मैं तेरी तरह नहीं ठीक है चल बड़ा हो गया तो मैं सास आ गया सास में मेरा लोगों से ही हो तो मैंने धर्म भाई तुम्हारे पास सुंदरी में बिठा दी और मैंने भीतर बिठा दिया तुम्हारी भीतर बिठा के मैंने बढ़िया कोई खीर हो पूरी बढ़िया भोजन करायो और मैंने थोड़ा सा चावल तो भैया थोड़ी सी खांड थोड़ा सा घी का कसार की बना के डाली पढ़ते हुए बैठे बैठे बैठो तो मामला तो गड़बड़ हो गया तो बोले लो मेरे दोनों कर रहा है सांप मेरा सांप ले गया तू बोले जी कितने है बोले चावल बढ़ गया वहां एक एक चावल देने चावल का सांप बोले की बनी है अरे बोले की बनी थले मलाई खाई मार में तो यार लेकिन तो की बनी की हवा में साके लगे नहीं थले मलाई जाओ तो दाऊदी चुनाव लड़ता से एक बात कहता कि भूखे डांगर ने खेत में ना बांट दियो भूखो डांगर खेत में सेट कर जाओ और जे ज्यादा खा लो तो उसका हाथ काट के मर भी जाओ लेकिन बेली को हाथ में बहुत तगड़ा आपको तो कोई पट्टी लेकिन बादाम सेट करके कसक कर रहे हो भूखो डांगर खेत में बढ़िया होवे नुकसान भूखो डांगर खेत में बढ़िया होवे नुकसान ध्यान रफीका रखिए कहते दाऊद खान किसाना कहते दाऊद खान
रिश्तेदारों, साथियों, आज भीड़ बड़ी जोर की है, बड़ो तो साथ आए भक्सवानी हो इनका बेली फिराए वहां पैर पकड़ दो। एक दिन मैं करी तो मैं बाप बेटो, मैं बोला जी घर रहकर तो दरवाजा बंद हो गया मेरा, तुम्हें तो अकेले पड़ो चल गयो, और तू मैंने लपको बताओ, ये तो लपका आ गया। अन्न मलाई कौन खाने दी, तो मलाई क्या पड़ा है, दूध पे रहा है, तो पहले दूध ही पियो, मलाई खा कर लस्सी पीती बोले तो आज के बोले है पेलीडो इबकरा को शान, आज के बोले है पेलीडो इबकरा को शान, लपको खुद में आप हूँ कहो भरे चौगान किसाना, कहो भरे चौगान। साथियों इब फिरा घर करे पैर पकड़ को रोज को हमारे गांव में जाकर रोए होते सुने भी होंगे, तो 2-3 साल पहले तो ब्लॉक का चुनाव हमारे गांव में चौक में जाए भाषण दियो, बताने देती है घसी मार लेती, बतानी पड़ेगी उसको पता है बोले मेरे में तो 12 लाख रुपये यार 42 करोड़ हो यार, तो गांव में बोले तो 42 से 12 तो देवा रहे कई साल मिल रहा है। 7-8 महीना पहले शेर सिंह गोस्वामी ने, रणवीर भाखड़ ने और बंसीलाल सरपंच बचवाड़े में मेरे को 25 लाख रुपया मैं दे दूँ, और 25 करोड़ का मेरे को कुछ ही बनी, तो मैं कोई बात करी, मैं तो मैं खाता ना डबड़ा, हमारे माँ बाप की तो शिक्षा दे दी है, रिश्तेदार को पीछे का कि सारे का कहा जा, अरे घर में शामिल कर लीजिए, भेद करते में शामिल कर लीजिए, आज तक तो मैं तो आप कहते हो मेरे पीछा है मेरे में। तो मैं मलगड़ा गांव से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरा ऐसी शान रहती हो, भारी वोटों संजीव जी बेनीवाल ने जिताई हो, तो आदमी बिल्कुल टुकड़ो है, ना इन समाज को पता है, बिल्कुल असामाजिक है, और मैं तो बात कहूं कि समाज पहले होना चाहिए, राजनीति बाद में होनी चाहिए। अगर कोई पद या वस्तु मिलने से समाज छिन्न होता है तो उस पद को ठोकर मारनी चाहिए, क्योंकि पद 5 साल का होता है, समाज अटूट होता है, 7 पीढ़ी का रिश्ता चलता है, और जो इस अटूट रिश्ते को जिसने तोड़ा है, इसमें हमारी पीढ़ी हमारे को दिखाई निकालेगी, हालांकि सब कसूर बलवान पीढ़िया का है, लेकिन फिर भी कहेगी बात कहते अटूट रिश्ते तोड़ के मैंने को छोड़ दिया, जो कलंक पड़ रहा है आदमी बहुत भक्तों कलंक है, जो अरे बात का मेरी बड़ा शर्मिंदा है बात करते हैं। साथियों आज जो एक बात और सुनी मैं, इतनी बद्दी बात है, इतनी घिनौनी हरकत है, अगर वह हरकत आदमी करी है, मैं पूछना चाहूंगा राजस्थान में 200 विधायक है, और 200 विधायक भी तेरे बाप जीवे है, मेरी ख्याल में सारा पापा का फोन हो, लेकिन मैं खबर सुनी हूँ कि बलवानपुर ये आपके बाप को फोन को से क्यों नहीं करती हो, अपनी बेटियों बात है, तुम्हें मेरा खड़ा रिश्तेदार में तो शादी वाले के बाप की आवाज होती है, क्या कहता है उसका बाप। मैं देखो ऐसे असामाजिक आदमी को वोट देकर हमने बड़ी भारी गलती की, और इसका खामियाजा तहसील ने 5 साल तक भुगता है। 7 गांव के मामलों में भी इस आदमी ने 3-3 दिन आदमियों को थाने में रखा है, 7 गांव के मामले में भी इतनी घिनौनी हरकत, इतना नाजायज फायदा उठाया इसने। मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद जय प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां। लेकिन गांव में मान सम्मान पूरा रखे आपका। बिल्कुल पूरे गांव में पूरा मान सम्मान प्रधान जी का रखा। जोरदार तालियां प्रधान जी के लिए। अब हमारे मध्य हरियाणा राजनीति के मुकुटमणि चौधरी भगतलाल जी के पुत्र, हमारे अपने शेरे हरियाणा
चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई 1 से 1.5 मिनट के अंदर हमारे बीच में होंगे, पधार ही गए हैं। आइए हम पूरे हृदय की गहराइयों से आपका थोड़ा सा बराबर में रास्ता छोड़ दें ताकि वो आराम से बिना किसी रुकावट के हमारे बीच में आ सके। ढोल नगाड़ों के साथ हरियाणा के गब्बर से हरियाणा राजनीति के मुकुटमणि, हिंदुस्तान के सबसे संवेदनशील नेता चौधरी भजनलाल जी के पुत्र, वही तेज वही और जोरदार तालियों के साथ आदरणीय कुलदीप जी बिश्नोई। चौधरी कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के शेर की, आप बोलोगे जय हो जय हो। हरियाणा के शेर की, हरियाणा के शेर की, हरियाणा के शेर की, हरियाणा के बब्बर शेर की, हरियाणा की राजनीति के मुकुटमणि हमारे अपने बोलिए चौधरी कुलदीप बिश्नोई। पूरे जोश के साथ चौधरी कुलदीप बिश्नोई, जोरदार तालियों के साथ चौधरी कुलदीप बिश्नोई। आप सबके मध्य हमारे अपने हरियाणा के मुकुटमणि, राजस्थान से जिनका गहरा नाता रहा है, साथ में रणवीर जी और यहाँ साहब का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जोरदार तालियां रणवीर जी परिवार। चौधरी कुलदीप बिश्नोई, चौधरी कुलदीप बिश्नोई, चौधरी कुलदीप बिश्नोई। मलखेड़ा की इस पावन धरा पर हरियाणा के लाल किसानों की आत्मा चौधरी कुलदीप बिश्नोई का जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। आज मलखेड़ा की धरा धन्य हुई चौधरी भजनलाल जी के पुत्र और किसानों की आत्मा चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई। तालियों में कंजूसी मत कीजिए, जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे अपने चौधरी साहब से मैं निवेदन करूंगा मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय रणधीर जी परिहार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं सामूहिक रूप से बड़ी बड़ा के साथ आइए इस सभा को प्रारंभ करने से पहले जिनका बहुत बड़ा नाता भावना विधानसभा क्षेत्र से रहा है, चौधरी भजनलाल जी को याद करते हैं। मैं कहूंगा चौधरी भजनलाल जी आपको भी अमर रहे। चौधरी भजनलाल जी, चौधरी भजनलाल जी, चौधरी भजनलाल जी, चौधरी भजनलाल जी। अब मैं राजस्थान की आन बान और शान के प्रतीक के रूप में हमारे अपने आदरणीय कुलदीप जी बिश्नोई साहब का पगड़ी पहनाकर अभिनंदन के लिए आदरणीय घासीराम जी पूनिया, पूर्व सरपंच मलखेड़ा और आदरणीय मोहम्मद राम जी स्वामी को आमंत्रित कर रहा हूं। आप आए और हरियाणा के बब्बर से हमारे अपने जोरदार तालियों के साथ चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई का अभिनंदन और स्वागत। आदरणीय घासीराम जी पूनिया, पूर्व सरपंच साहब मोहम्मद राम जी स्वामी।
नेता प्रतिपक्ष मानीलाल जी गोयल का भी बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत, मंच पर स्थान ग्रहण करें। चेयरमैन बलवंत जी सैनी का भी बहुत अभिनंदन, मंच पर स्थान ग्रहण करें। इन्हें क्यों देखो तो इन्हें देखो तो मलखेड़ा की पावन धरा पर हरियाणा के बब्बर शेर का जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। आदरणीय दिलीप जी पुनिया, आदरणीय दिलीप जी पुनिया, घासीराम जी, सभी जनों के द्वारा अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय वेद प्रकाश जी पुनिया और आदरणीय महेंद्र जी बेलदार, आदरणीय रणधीर जी परिहार साहब का पगड़ी पहनाकर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय वेद प्रकाश जी पुनिया, आदरणीय महेंद्र जी बेलदार साहब, जोरदार तालियां परिहार साहब। आदरणीय जयदीप सिंह जी ढूंढी, चौधरी नाथचंद जी का, चौधरी भजनलाल जी का राजनीति की सीमाओं से दूर एक आत्मिक रिश्ता रहा है और मैं उसी भाव के साथ चौधरी जयदीप जी को आमंत्रित कर रहा हूं आपके अभिनंदन के लिए। आदरणीय वेद प्रकाश जी पुनिया और आदरणीय रामजी लाल जी लूणा, आदरणीय वेद प्रकाश जी पुनिया और आदरणीय रामजी लाल जी लूणा आए और जयदीप सिंह जी ढूंढी का पगड़ी पहनाकर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। हम बड़े भागी कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई सौभाग्य से हमारे चुनाव के सह प्रभारी अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जन जन के प्रिय जोरदार तालियों के साथ संजीव जी बेनीवाल साहब, आदरणीय आदरणीय उषार सिंह जी पुनिया, आदरणीय भूप सिंह जी कनौज सोनल जी आए और हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय ओम प्रकाश जी, आदरणीय ओम प्रकाश इंदौर सरपंच संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी प्रधान और आपके इस गांव में जिनकी ससुराल है आदरणीय अनिल जी ओढ़क साहब का प्रधान जी का अभिनंदन वंदन स्वागत के लिए जीवन राम जी भराड़ा, जीवन राम जी भराड़ा और जगदीश सिंह बिश्नोई आए और प्रधान अनिल जी ओढ़क का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। अब सामूहिक रूप से मलखेड़ा की इस पावन धरा पर, धरों की इस धरती पर आदरणीय कुलदीप जी बिश्नोई साहब का सामूहिक रूप से माल्यार्पण के लिए मैं नाम आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय संजीव जी, आदरणीय कुलदीप जी बिश्नोई, राम स्वरूप भाकर साहब, जीवन राम जी बराड़ा, जोगेंद्र जी न्योर, ज्ञानी राम जी धाड़क, हरि सिंह जी धाड़क,
अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार जोरदार तालियों के साथ जयदीप सिंह जी कोडी। मेरा सभी नववर्षों से निवेदन है कि स्टेज से नीचे उतर कर अपने जो मेहमान आए हैं उनका आतिथ्य जोरदार करने की कोशिश करें। आप सभी से निवेदन है कृपया स्टेज पर जगह छोड़कर साइड की कुर्सियों पर बैठे। धन्यवाद। आदरणीय जयदीप सिंह जी कोडी जोरदार तालियों के साथ। मलखेड़ा की सुनवाई सभा में हमारे यहाँ पधारे हरियाणा के शेर आदरणीय भाई कुलदीप सिंह जी, आप यहाँ मलखेड़ा पधारे, आपका हार्दिक अभिनंदन। उनके साथ आए मेरे बहुत अजीज मित्र रणजीत सिंह जी बढ़िया साहब, हमारे पूर्व विधायक माली साहब, हमारे यहाँ के पार्टी के प्रत्याशी भाई संजीव बेनीवाल जी, मनसा सिंह हमारे प्रधान बालक सिंह जो गांव के जवाई भी हैं, हमारे नगर पालिका के भागड़ा के चेयरमैन बबन जी, तमाम साथ पधारे सरपंच साथी, पूर्व सरपंच साथी, जिला परिषद के सदस्य, ब्लॉक समिति के सदस्यगण और सात पार्टी के तौर कार्यकर्ता और मेरे सामने मलखेड़ा के बैठे मेरे अभिनंदन करता हूँ का इतनी संख्या में आप आए हैं मलखेड़ा के साथियों, मेरी माताओं बहनों प्यारे बच्चों। साथियों, आज इस सभा में कुलदीप जी का आना तो यहाँ की पूरे राजस्थान के इसमें प्रभारी हैं और मलखेड़ा में आना एक मायने रखता है। बहुत बड़ी बात है, आपसे वोटों की अपील करने के लिए आए। आदमपुर का हमारा solidarity का साथ रहा है और इस साथ को भविष्य में और पीछे भी निभाते रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप उनकी अपील को आप लोग सड़कों पर बिठाएंगे, ये आपसे निवेदन कर रहा हूं। साथियों, जैसा भादरा का मानना है, जो पिछले 5 साल में जो भादरा ने जो स्थिति देखी है, ठीक है, इस गांव का विधायक है, गलती आपकी नहीं, गलती मेरी भी हुई थी, गलती मेरी भी हुई थी, लेकिन इस गलती को सुधारना है क्योंकि इसने वातावरण खराब कर दिया। चुनाव संजीव जी ने मैंने आमने सामने लड़े, लेकिन भादरा का भाईचारा की बदली होने दिया, हमने भाईचारा और इसने दुश्मनी निकालने का काम किया। ध्यान सिंह जी मेरे पिता करते थे, सारे बड़ी का रिश्ता था, वो कस्बा थे, कस्बा में मेरे पिताजी बैठा था, उसको कभी तार तार नहीं आपस में लड़ते जुड़ते चुनाव, लेकिन सामाजिक सौहार्द हमें बनाए। साथियों, एक छड़ो बड़े हीरो है, इस बात का आप फर्क समझिए। जो वातावरण खराब किया है, जो व्यवस्था खराब की है भादरा की, जो दुश्मनी निकालने की कोशिश की है, हमें उस व्यवस्था का बदला 25 तारीख को देना है। अब कभी की बोले, कभी मुक्ति मांगे, कभी भाजा, कभी 4 बजे भाजा, कभी 2 बजे भाजा, रात्रि बुराई हुआ है, बेबात चुकी है कि देखिए कहते हैं। वो एक हरियाणा में कोई आए तो बेचारा समझेगी मेरे करने मीनू बिरी गाड़ करना कुत्ता करना। अरे मलखेड़े में बड़े बड़े कैसे देंगे हैं? हाँ, पर हाथ कैसे कितनी सुख बैठी
अब बने तो कुत्ता कहे तो बने 5 गज की डेढ़ी बन फिर कुत्ते कहे तो भाषा को लगाम नहीं रही है, भाषा कोई सोच नहीं रही है। राजनीति में रिश्ते चलते रहते हैं, लेकिन अपनी भाषा को संयम रखना होता है। दूसरे तो मतलब मर्यादा ही बिना दी राजनीति की। तो साथियों में क्योंकि कुलदीप जी हमारे बीच में रुकने पर कहीं से जाना भी है, संजीव जी को बोलना पूरी बात बताएंगे। मैं तो एक हाथ और ये प्रार्थना है, ये बीमारी प्रदूषण है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जयदीप सिंह जी। अब हमारे बीच में अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जी बुढ़िया उपस्थित हैं। इस महाधरा पर उनके अभिनंदन के लिए मैं पूर्व सरपंच जगदीश जी पूनिया और हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जगदीश सिंह महरिया को आमंत्रित कर रहा हूं कि साफा फैलाकर धोरों की इस धरती पर आदरणीय देवेंद्र जी का सामूहिक रूप से अभिनंदन वंदन स्वागत। गुरु महाराज जामो जी को प्रणाम करता हुआ जय जामो जी, देवेंद्र जी का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारी आत्माओं में प्रतिष्ठापित जन जन के नेता, भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार जिनका जन्मदिन भी है, जोरदार तालियों के साथ श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब। संजीव बेनीवाल। आज की इस चुनावी सभा में हमारे बीच पधारे हरियाणा से पधारे हुए हमारे किसान नेता और हमारे राजस्थान भाजपा के सह प्रभारी आदरणीय मेरे बड़े भाई कुलदीप बिश्नोई जी, हमारे इस सभा में पूर्व संसदीय सचिव बड़े भाई आदरणीय जयदीप जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय राजीव कसमा जी, हमारे पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय अनिल जी ओड़क साहब, हरियाणा से पधारे हुए पूर्व विधायक माननीय सुखविंदर मांडी जी, हरियाणा से पधारे हुए आदरणीय रणवीर जी परिहार साहब, अखिल भारतीय विश्नोई सभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री देवेंद्र जी बुढ़िया साहब, शिवराज जी डॉक्टर साहब और हमारे चेयरमैन आदरणीय भगवंत जी सैनी साहब और इस मंच पर विराजमान सभी सम्मानित हमारे नेतागण, सभी सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारी जिला परिषद की डायरेक्टर आदरणीय श्रीमती अनकोरी देवी जी और समस्त पंचायत समिति जिला परिषद के सदस्यगण, सभी सम्मानित सरपंच साहिबान और पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, गांव के मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, प्रेस के मेरे आदरणीय बंधुओं और मातृशक्ति के रूप में विराजमान माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों और कार्यकर्ताओं, सबसे पहले तो मैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में मलखेड़ा गांव की इस धरा पर पधारने पर हमारे बड़े भाई आदरणीय कुलदीप बिश्नोई जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और इनके साथ साथ सुखविंदर मांडी जी का, रणवीर परिहार जी का, हमारे आदरणीय देवेंद्र बुढ़िया जी का और जितने भी हमारे मेहमान इस सभा में हरियाणा से और बाहर से पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आपने यहाँ पहुंचने पर हमारा सबका मान सम्मान अभिनंदन किया, उसके लिए मैं मलखेड़ा गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों का
कार्यकर्ता बंधुओं का, नौजवानों का, युवा साथियों का, माताओं बहनों का भी बड़ी संख्या में आप पधारिए। तो मैं आप सबका पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में, राजस्थान की विधानसभा में आपको अपना नुमाइंदा चुनकर भेजना है और एक तरह से 16वीं विधानसभा के लिए और बनने वाली सरकार के लिए आप अपना मतदान करने जा रहे हैं। और इस चुनाव के लिए आप लोगों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक बार फिर से पार्टी का उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा और आज मैं आप सबका आशीर्वाद मांगने, सहयोग मांगने और समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में आया। साथियों, ठीक 5 साल पहले किस तरह के नारे दिए गए, किस तरह के चुनावी घोषणाएं की गई और एक तरह से 2 बड़े नारे देकर के कि हमें लाल नहीं आवाज चाहिए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर लोगों को भ्रमित करके या लाल झंडे वाले ने सत्ता हासिल करने का काम किया। आज जहां तक आवाज का सवाल है, जिस आवाज को भागल विधानसभा क्षेत्र की जनता ने यहां से बुलंद करके भेजा, वो आवाज जयपुर पहुंचते पहुंचते कांग्रेस की झोली में जाकर के बैठ गई, कांग्रेस सरकार की झोली में जाकर के बैठ गए। आवाज की बात करते हैं, निश्चित तौर से इनको आवाज की जरूरत नहीं थी, इनको राज चाहिए था और राज के लिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी का से हाथ मिला लिया, कांग्रेस को समर्थन देकर के कांग्रेस की सरकार बचाने में मदद की। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पिछले चुनाव में 2 बड़े नारे दिए थे। राजस्थान के किसान के लिए कहा गया कि सरकार बनने के बाद 10 दिन के भीतर भीतर राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे और शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम ये सरकार करेगी। अब हालांकि इस सरकार को बताने में यहाँ के लाल झंडे वाले प्रतिनिधि ने आगे बढ़ करके हाथ बढ़ाया है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप सरकार को समर्थन दे रहे हो, आपने सरकार बचाने का काम किया है, तो आज जहां तक नौजवानों का सवाल है, शिक्षित बेरोजगारों का सवाल है, लगातार राजस्थान की इस सरकार के दौरान लगातार पेपर आउट हुए, लगातार पेपर बेचने का काम किया गया, लगातार परीक्षाएं घोटी गई और एक तरह से राजस्थान का युवा वर्ग, राजस्थान का शिक्षित बेरोजगार नौजवान जो है लगातार उनके हितों के साथ उठाना काम होता गया। और राजस्थान प्रदेश में जब इस आवाज को उठाने के लिए प्रतिपक्ष ने जब विधानसभा में इस मांग को रखा और ये मांग की कि इस पेपर लीक प्रकरण की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, तो उस समय सबसे पहले खड़ा होकर के किसी ने विरोध किया, तो लाल झंडे वाले इस प्रतिनिधि ने किया और यह कहकर विरोध किया कि सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं। आज राजस्थान प्रदेश का नौजवान, आज राजस्थान प्रदेश का शिक्षित बेरोजगार नौजवान साथी चिल्ला चिल्ला कर जब न्याय की मांग कर रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं, ये सुनी हुई आवाज खामोश कैसे हो गई, चुप कैसे हो गई? एक तरह से कर्जा माफी का नारा दिया था और कर्जा माफी के लिए पूरे 5 साल तक कर्जा माफी का यहाँ का किसान इंतजार करता रहा। कई जगह राजस्थान प्रदेश में किसान को कर्जे की वजह से आत्महत्या तक करनी पड़ी। तो आज सवाल इस बात का भी उठता है कि कर्जा माफी के नाम पर ये सुनी हुई आवाज खामोश कैसे हो गई, शांत कैसे हो गई? मैं पूछना चाहता हूं कि आज सिंधुमुख सिंचाई परियोजना का किसान हो, चाहे हमारे अमर सिंह सिंचाई सिस्टम का किसान हो, चाहे हमारे मोर फीडर का किसान हो, न केवल सिंचाई के लिए पिछले 4 साल से तराई कर रहा है, बल्कि पीने के पानी के लिए भी नाले पड़े हुए हैं, खारा पानी
जब ऐसी स्थिति पैदा हुई, पानी पूरा आप नहीं ले पाए, पानी पूरा किसान को नहीं ले पाए, तो इस पानी के नाम पर, सिंचाई के नाम पर, पेयजल के नाम पर ये सुनी हुई आवाज खामोश कैसे हो गई, चुप कैसे हो गई। साथियों, आज एक तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसका नाम लेकर के इन्होंने सत्ता हासिल करने का काम किया था, मैं याद दिलाना चाहता हूं 2011 से पहले जब हम लोग सरकार में थे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक बड़ा लाभ राजस्थान प्रदेश के किसान को मिलता था। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों को भी आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, हमारे गांव के अंदर आप जाकर के रिकॉर्ड देख सकते हैं, किसान को 5 लाख, 10 लाख, 13 लाख, 15 लाख तक का बीमा क्लेम 2018 से पहले मिला था। लेकिन आज चूंकि ये लोग सरकार में हैं और इस सरकार के समय जो 13.5 लाख और 15 लाख तक का जो बीमा क्लेम था, उसको 1300 पर ला करके छोड़ दिया, तो ये आवाज खामोश कैसे हो गई, किसान के नाम पर खामोश कैसे हो गई, ये बड़ा सवाल है। आज चारों तरफ किस तरह का माहौल है, आज पूरे इस क्षेत्र के अंदर आज एक तरह से चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी इस पूरे सीमावर्ती इलाके में हो रही है। और कभी आचार संहिता लगने के बाद में आपने रिकॉर्ड देखा होगा, आपने आचार संहिता लगने के बाद के हालात देखे होंगे, कभी चंदन के तस्कर पकड़े जाते हैं, कभी नकली डीजल बनाने के तस्कर पकड़े जाते हैं, कभी मेडिकेटेड नशे के तस्कर पकड़े जाते हैं, कभी हथियारों के तस्कर पकड़े जाते हैं, कभी लकड़ियों के तस्कर पकड़े जाते हैं, कभी दारू के तस्कर पकड़े जाते हैं। एक तरह से यहाँ तस्करी का साम्राज्य भारत विधानसभा क्षेत्र में पैदा कर दिया गया, तभी आवाज खामोश कैसे हुई, ये भी बड़ा सवाल। आवाज की बात करते हैं, अनुसूचित जाति के भाइयों के साथ इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का व्यवहार इस शासन के दौरान हुआ। चाहे आप बरवारी गांव की घटना को ले लीजिए, बरवारी गांव में अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति का चयनित परिवार का मकान जो है इनके राज के इशारे पर केवल एक लाल झंडे वाले को खुश करने के लिए उसके आशियाने के उजाड़ने का काम किया गया। पुलिस प्रशासन को ले जाकर के जोर जबरदस्ती उसके मकान को तोड़ने का काम किया गया, उन पर झूठे मुकदमे बनाने का काम किया गया। और इससे भी आगे बढ़ करके आपने देखा होगा मुंसरी गांव में किस तरह से केवल एक कॉमरेड को खुश करने के लिए अनुसूचित जाति के वहां जो है अनुसूचित जाति के लोगों के खड़ी फसल को, नरमे की फसल को जो है तबाह करके रातों रात वहां रास्ता बंद करवाया गया, एसडीएम पर दबाव बनाया गया और उसकी खड़ी फसल को तबाह करके वहां से जबरन रास्ता निकालने का काम किया। और जब उन्होंने अपनी आवाज उठाई तो रातों रात ले जाकर के थाने में बंद कर दिया गया, उन पर मुकदमे बनाने का काम किया गया। ऐसी स्थिति यहाँ आकर के भी नहीं रुकी। आपने देखा होगा मेलिया गांव में भी अनुसूचित जाति के मेघवाल परिवारों के गरीब व्यक्तियों के आशियाने को 3-4 घरों को तोड़ करके निश्चित तौर से जुर्म और जाति करने का काम किया गया, उन पर भी मुकदमे बनाए गए। तो एक तरह से ये हालात अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हुई है। मैं इससे भी आगे बढ़ करके कहना चाहता हूँ, खुद मलखेड़ा गांव में आप साक्षी हो, आप इस बात को जानते हो यहाँ की गरीब व्यक्तियों के साथ किस तरह का व्यवहार इनके शासन के दौरान किया गया। आपने देखा होगा कि यहाँ के गरीब व्यक्ति अनुसूचित जाति के हमारे भाई केवल न्याय मांग रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से यहाँ धरना दे रहे थे, अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे थे। तो उनकी सुनवाई करने की बजाय उनको रातों रात पुलिस का जबरन जोर बना करके, पुलिस के अभय दिखा करके और पुलिस के द्वारा उनको यहाँ से उठा करके पुलिस ले गई, करीब सैकड़ों लोगों को ले गई और रात भर उनके साथ मारपीट की गई। उसका सीधा वीडियो प्रसारण करके, लाइव वीडियो दिखा करके यहाँ के एमएलए को खुश करने का प्रयास यहाँ की पुलिस करती रही। इससे ज्यादा जाति कोई हो नहीं सकती, इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। और उन पर झूठे मुकदमे लगाने का काम सैकड़ों लोगों पर, मलखेड़ा गांव में अनुसूचित जाति के लोगों पर, सैकड़ों लोगों पर झूठे मुकदमे लगाने का काम किया गया। तो इतना बड़ा अन्याय हमारे इस इलाके में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हुआ, तभी आवाज खामोश कैसे हो गई, ये बड़ा सवाल है। साथियों, इस तरह के हालात इन लोगों ने पैदा किए हैं, इस तरह का वातावरण इन लोगों ने बनाया। हम अभी मेरे से पहले भाई जयदीप बूटी जी बता रहे थे कि साफ सुथरी राजनीति
इस भादरा विधानसभा क्षेत्र की हुआ करती थी। देश की आजादी के बाद अनेक लोगों को आपने यहाँ सेवा करने का मौका दिया है, अनेक लोगों को आपने प्रतिनिधि चुन करके भेजा है। राज्यपाल आते जाते रहते हैं, सरकारें भी आती जाती रहती है, हार जीत भी चलती रहती है और राज भी आते रहते हैं, लेकिन सबका प्रयास ये रहा कि भादरा में एक साफ सुथरी राजनीति बनी रहे, भादरा का भाईचारा बना रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, सद्भाव बना रहे। ये प्रयास हर व्यक्ति के द्वारा किया गया, तब जाकर के भादरा का सोने जैसा इतिहास यहाँ की जनता के सहयोग से सोने जैसा इतिहास कहना रहा। मैं कहना चाहता हूँ ये पहली बार देश की आजादी के बाद ये पहली बार आपने देखा होगा कि यहाँ पहली बार भादरा में रंजिश की राजनीति की गई। पहली बार जिनसे राजनीति के विचार मेल नहीं खाते उनसे टारगेट बना बना करके दुश्मनी निकालने का काम किया जाता है और एक तरह से सरकार का दबाव बना करके राज के नशे में आकर के लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया गया। इस तरह के हालात यहाँ पहली बार बने। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ कि आज इस तरह की अमर्यादित भाषाएं बोली जा रही है, इस तरह का व्यवहार लोगों के साथ किया जा रहा है और अमर्यादित भाषा बोलने का तो इन लोगों ने एक तरह से ये बहुत गरिमा में पद पे बैठे हुए हैं। पद की गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए और एक पद की भी बहुत बड़ी मर्यादाएं होती है। इन लोगों ने लगातार सारी की सारी मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा डालने का भी काम किया। कदे तो कदे कहीं बातियों बताए, कदे कहीं और की बताए, कदे प्रधानमंत्री ने गाड़ कर कदे कहीं और प्रतिनिधि गाड़ कर कदे कहीं 2012 में ऐसे ये भाषा बोले तो बाकी कुछ वाली बात तो मैं धना एक ही बात कहना चाहूँ और आप ही स्वीकार करें कि मैं तो सोने फिल्म और गब्बर सिंह हूँ। तो भाइयों बात सुन ली मेरी ठिकान खोल ली। सोने और गब्बर सिंह को है मान की बात उन्होंने काम कर दी हो कि वो मारते 25 का सोने फिल्म देखी है सोने फिल्म में गब्बर सिंह भी इलाज हो नहीं और जब गब्बर सिंह को इलाज कर करे हो कलाकार को नाम के हो संजीव कुमार और मेरा नाम भी संजीव कुमार है कि गब्बर सिंह को पक्को इलाज कर देना थे 25 तारीख में ठोक ढोल की ये कहा दिया किसी को कुछ बोलता है कहता है गब्बर सिंह थे वो काटो काट दो फिर मैं थाना बताऊंगा। आज किस किस तरह की भाषाएं बोलते हैं, भाषा पर तो लगातार नहीं सिखाओ बोलते रहे कम से कम बोल रहा है मैं देश को तो प्रधानमंत्री इसके बाद में चोन रखी बढ़ते तो समझादू के भाषा तो ठीक बोले यार किस तरह की भाषाएं बोलते हैं। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए इतना ही कहना चाहता कि देखिए इन्होंने न तो जनता का मान और सम्मान किया, न चुने हुए जनप्रतिनिधियों का मान और सम्मान किया, न पंचायती राज का मान सम्मान किया, न नगर पालिका के चुने हुए प्रतिनिधियों का मान और सम्मान किया। निश्चित रूप से इस तरह के हालात इन लोगों ने पैदा किए। तो आज अब मान सम्मान करे क्या वो तो जनता तो हीरे रूप है और हीरे की पहचान है कोई अरे हीरे को मन खेला कहना चाहूँ थोड़ा बताऊ बैठे हीरे पर को आज लेकिन हीरे की पहचान हर एक से होती नहीं होती ना। तो बात तो भाई है क्योंकि खोटा सिक्का चला दिया गया खोटा सिक्का चाल गया। मैं कहना चाहता हूँ कि चढ़ते सूरज ढलते देखे बुलते दीवे बोलते देखे हीरे का कोई मोल ना जाने खोटे सिक्के चलते देखे। इस तरह की स्थिति पैदा की आज प्रधानमंत्री इतनी मार्मिक बात का धर्म पीर मिला गया और मेरी बात रास्ते हो तो राज करे हो और तो वोट नहीं लगा रहे हो और वोट नहीं लगा रहे हो तो अगर कोई न्याय भी कह रहे हो तो भी एक वोट तो दे दिए थे कम से कम न्याय और फिर तुम्हारी भी दे दिए मांगा ला रहे हो यार। और आज एक बात है कि बेटा बोल गया प्रधानमंत्री बेटा बोल गया आज शाम में फेसबुक पर लाइव आओ और फिर एकदम लाल पीड़ो है वो फिर गुस्सा आओ बेली ने गुस्सा बहुत ज्यादा है। बेली ने टीका रखे तो बेली भाई बैठे हो तुम बेली को नहीं मेरे समाज छोड़ के बेली को तो कैसा नहीं भाई को नहीं लेकिन बेली ने गुस्सा तो बहुत ज्यादा है। मेरे को पड़ोसी है मेरे को तो 7 दिन तक तो बोले
पर भी गुस्सा करेगा। तो मैं कह देता हूं दिल्ली में भी देखो झूठे वादे करता है और झूठी कसमें खाता है। मैं कहना चाहता हूं ना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कसमें खाया कर, ना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कसमें खाया कर। तू गुस्से में ना आया कर, तू ठंडा करके खाया कर। दिल्ली ये राह बदलने वाला है, दिल्ली ये वक्त बदलने वाला है, इस दिल को थोड़ा समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अपील करता हूं कि हमारे यहाँ के हरियाणा के किसान नेता और यहाँ पूरे इलाके में जो घर घर तक जिनकी पहचान थी, स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी, जिनका नाम पूरे भारत तहसील के अंदर हर घर में उनकी पहचान थी, हर घर को नाम से जानते थे, हर घर तक उनकी पहचान थी, पकड़ थी। आज स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी के सुपुत्र, हमारे हरियाणा के किसान नेता, हमारे यहाँ के सह प्रभारी आदरणीय कुलदीप बिश्नोई जी आज आपसे रूबरू होकर के अपनी बात कहेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं बड़े भाई कुलदीप बिश्नोई जी को कि आप आए और इसी तरह सभा को संबोधित करें। भाई कुलदीप बिश्नोई जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत ही यशस्वी वक्ता हमारे पारिवारिक सदस्य और आपके इलाके के भादरा के भावी विधायक, प्रदेश के भावी मंत्री भाई संजीव बेनीवाल जी, यहाँ पर उपस्थित पूर्व संसदीय सचिव श्री जयप्रकाश जूडी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राजीव कथवा जी, श्री अनिल औलख जी, प्रधान पंचायत समिति भादरा, मेरे बहुत ही प्रिय साथी, बहुत ही जबरदस्त जिनका हमारे प्रदेश में नाम है, बहुत ही मेहनती, बहुत झाड़ू भाई सुखविंदर सिंह सरान जी। अभी मेरे बेटे ने भी उपचुनाव आदमपुर से जीता, आप जानते हैं। उसके अंदर भी मेरे ऊपर बहुत एहसान इनका है। इन्होंने बहुत दिन वहां पर मेरे बेटे को आशीर्वाद देने के लगाए थे। मेरे संघर्ष के साथी 3 पीढ़ियों से जिनका हमारे साथ पारिवारिक रिश्ता है, मेरे साथ हरियाणा से आए भाई रणधीर पनिहार जी, हमारे अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे बहुत ही प्रिय साथी, मेरे भाई के बहुत कम समय में हमारे समाज को बुलंदियों पर लेके जा रहे हैं, भाई देवेंद्र जी बोरिया जी, मेरे पुराने साथी, मेरे मित्र भाई शिवराज जाखड़ जी, यहाँ पर उपस्थित नगर पालिका के चेयरमैन भाई बलवंत सैनी जी, मंचाधीन सभी सम्मानित नेतागण, प्रेस के साहिबान, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप इतनी भारी संख्या में मुझे नहीं पता कितने साथियों को यहां पता है कि हमारे भाई संजीव बेनीवाल जी का जन्मदिन भी है। इनको अपनी ओर से जन्मदिन की बधाई तो मैं दे चुका, लेकिन आपकी ओर से बधाई दूं कि नहीं मुझे बताइए पहले। तो दोनों हाथ खड़े करके आप आशीर्वाद दीजिए कि आने वाले 25 तारीख को एक जन्मदिन का तोहफा इनको आप वोट के रूप में देंगे, आशीर्वाद के रूप में देंगे। मेरा जब भादरा आने का कार्यक्रम बना तो मन प्रसन्न हुआ, क्योंकि इस इलाके से मेरे पिताजी स्वर्गीय युगपुरुष चौधरी भजन लाल जी का व्यक्तिगत लगाव था, भावनात्मक लगाव था, पारिवारिक लगाव था। हमेशा मुझे कहते थे कि आदमपुर और भादरा में मैं कोई फर्क नहीं समझता। आदमपुर आपका साथ बना होता, 55 साल से लगातार हमारा परिवार वहां से जीता रहा है आपके आशीर्वाद से। और जब भी हम चुनाव वहां लड़ते हैं तो यह भादरा के बहुत साथी बिन बुलाए, क्योंकि पिताजी से प्यार उनका इतना है, वो रिश्तेदारियों में सब जगह वोट मांगने आते हैं।
एक पारिवारिक रिश्ता हमारा बना है। उस पारिवारिक रिश्ते की वजह से भावनात्मक खुशी हुई कि जिस जगह पे चौधरी भजनलाल जी आया करते थे, यहाँ के कितने लोगों को नाम से मेरे पिताजी जानते थे, क्या व्यापारिक बात हो, क्या राजनीतिक बात हो, क्या सामाजिक बात हो, उस जगह पर अगर पवित्र जगह पे मुझे जाने का अवसर मिला, मैं अपने आप को आज गर्वित और गौरवित महसूस करता हूँ। दूसरा कारण मेरा यहाँ पे आने का हुआ अपने भाई संजीव बेनीवाल जी के लिए, क्योंकि इनका हमारा पारिवारिक रिश्ता है। इनके पिताजी मेरे पिताजी घनिष्ठ मित्रों में थे, सभी को पता है इस बात, और ये मेरे घनिष्ठ मित्रों में है। आदमपुर चुनाव में भी, मेरे बेटे के चुनाव में भी ये हमें आशीर्वाद देने वहां पर आए थे। तो मैं इसलिए दूसरा कारण मेरा यहाँ आने का था, एक परिवार का भाई होने के नाते, और तीसरा कारण मेरा यहाँ आने का था आपको आईना दिखाने, अच्छे बुरे की पहचान करवाने, अपने पराये की पहचान करवाने। पहला, जैसा मैंने आपको कहा कि पिताजी का पारिवारिक रिश्ता और लगाव आप लोगों के साथ। दूसरा, मैंने कहा इतना बढ़िया हमारा पारिवारिक रिश्ता संजीव बेनीवाल जी के साथ। एक हल्के में क्या चाहते हैं आप? एक अच्छा नौजवान, एक अच्छा व्यक्ति हमारी नुमाइंदगी करे, एक अच्छा व्यक्ति जिसके परिवार का अच्छा इतिहास रहा हो, अच्छा वक्ता और इतना बेहतरीन भाषण इन्होंने दिया, इतने शेरो शायरी या अपनेपन की भाषण थी, और एक बात की नॉलेज इन्होंने आपके बीच में रखी, ऐसा नुमाइंदा आपको चाहिए। तीसरा, मैं आपसे जिक्र कर रहा था, हम अभी गाड़ी में रास्ते में आ रहे, मैं चर्चा रणधीर भाई से कर रहा था, देवेंद्र जी से कर रहा था कि कांग्रेस के लोग ये क्या कह के वोट मांगते होंगे इलाके के अंदर, राजस्थान के अंदर, क्योंकि 5 साल की सरकार में जो गहलोत सरकार, ये अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार इस सरकार में शिष्टाचार बन गया। तो क्या ये क्या कह के वोट मांगते आप लोगों कि हमने 5 साल भ्रष्टाचार किया, 5 साल हमने राजस्थान को लूटा, इसलिए हमारे को वोट दीजिए? ये कह के वोट मांगते हैं आप लोगों से? गहलोत साहब कहते हैं, जो घोषणा पत्र पढ़ रहा था कि हमें मेरे को 5 साल और मौका दो, मैं आपके लिए ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। तो आपको 5 साल सरकार आपकी थी, आपको किसने रोका था? आपने जो घोषणा पत्र अभी बना रहे हो, ये 5 साल में आप इंप्लीमेंट कर सकते थे, सरकार आपके लिए क्यों नहीं किया? क्योंकि इन्होंने कुछ करना नहीं है। इनका काम ये है कि आपको गुमराह करें, आपसे वोट ले, और फिर 4.5 साल आपको लूटे, और आखिर 6 महीने में जैसे अभी ये झुंझुने आपको पकड़ा रहे, उस प्रकार के झुंझुने आपको पकड़ा के दोबारा सरकार बना के लेकर आए। लेकिन साथियों, समझदार वोटर होता है। मैंने 6 चुनाव जीते हैं, 2 लोकसभा के, 4 विधानसभा के। हर लोकसभा चुनाव में, अपने चुनाव के अंदर भी, अभी मेरे बेटा चुनाव जीता, उसके चुनाव के अंदर भी मैं हर भाषण में अपनी बात जरूर कहता हूं कि हर चीज को नाप तोड़ के आप देखिए। 5 साल के बाद आपको मौका मिलता है आपको अपना भविष्य तय करने का। आपका वोट कोई साधारण चीज नहीं होती है, आपके वोट की बहुत बड़ी कीमत होती है। 5 साल का लेखा जोखा आपको देखना चाहिए, वोट डालने से पहले, बटन दबाने से पहले, कि 5 साल गहलोत सरकार ने हमें क्या दिया। 5 साल में आपको वोट डालने से सोचना होगा। जैसा भाई संजीव बेनीवाल जी ने बताया कि यहाँ पेपर लीक हिंदू दुनिया के इतिहास में हमने कभी ये नहीं छोड़ा था। लंबा 36 साल का राजनीतिक जीवन मेरा हो गया, हमने कभी ये नहीं देखा कि जो पेपर आए कोई पेपर लीक हो जाए। बगैर सरकार के मिली भगत के पेपर लीक नहीं हुआ करते। सरकार की मिली भगत है। यहाँ का विधायक जैसा भाई संजीव जी ने बताई बात, इस बात का मुझे नहीं पता था, बड़ी हैरानी की बात है कि विधानसभा के अंदर अगर सीबीआई की बात हो और कोई ईमानदार विधायक हो तो खड़ा होकर उसको बोलना चाहिए था कि सीबीआई की मांग होनी चाहिए। अगर आदमी ने विरोध किया है तो कहीं ना कहीं ये भी मिला हुआ हो सकता है उसके अंदर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। सोच समझ के हमने देखना इन 5 सालों में क्या दिया। एक लंबी लिस्ट मुझे बताई गई कि जैसे 27,000 करोड़ का खनन घोटाला, 20,000 करोड़ का बजरी घोटाला, पेपर ज्यादा गहलोत के आरोप पर जो मंत्रियों में भ्रष्टाचार के आरोप, 19,044 किसानों की जमीनें कुछ हुई। आप जानते हैं 19,444। राहुल गांधी ने कहा था क्या गहलोत के मुख्यमंत्री बनाओ 5 साल पहले,
पहली कदम में पता नहीं 24 घंटे या 48 घंटे कुछ हो जाता 10 दिन और उंगलियों में गिना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन होंगे सारे कर्ज माफ कर दूंगा तो वे कर्ज माफ करे थे 19,444 किसानों की जमीन कुर्क करी। परमात्मा भी देखता है कितना किसान हमारा अन्नदाता होता है, उनकी जमीनें छीनने का काम आपने किया, ऊपर वाला कभी आपको माफ नहीं करेगा। उन किसानों ने वादा खिला दिया आप लोगों ने। और आप सभी जानते हैं कि पिछले 5 सालों में जो क्राइम रेट बढ़ा है वो 11.61% बढ़ा। क्राइम जो बढ़ता है किसी प्रदेश में, कोई भी गुंडे बदमाश होते हैं, कोई भी आम आदमी समझदार आदमी समझ सकता, बगैर सरकार के संरक्षण के कोई आदमी बदमाशी नहीं कर सकता। अगर कोई एक पुलिस वाला भी खड़ा हो तो कोई गांव में 10 बदमाश होंगे, उसकी कहीं देखने की हिम्मत नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई पुलिस की जीप खड़ी हो और वो मिले हो खुश किए वो लोगों को, तो खुलेआम लूट बजाई जाएगी। तो 11.5% क्राइम बढ़ना। और आप जानते हैं महिलाओं पे बलात्कार की 1331 केस दर्ज हुए। पिछले 1 साल के अंदर सामूहिक बलात्कार के 4,500 केस के ऊपर दर्ज हुए। आप जानते हैं बलात्कार के सामूहिक 1300 बलात्कार 4500 6,000 हमारी बहू बेटे का बलात्कार इस प्रदेश की सरकार में हुआ। तो क्या कोई बहू बेटे वाला आदमी इस कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहेगा? ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। मैंने आपको कहा कि मैं आपको आईना दिखाने आया हूं, मैं अच्छे बुरे की पहचान करवाने आया हूं। वही बात आज आपके बीच में दोहरा रहा हूं। एक मैं कोई बात ऐसी नहीं बोल रहा जिस बात को आप नहीं जानते हो। लेकिन साथियों, वोट डालने से पहले हर एक चीज को आपने नाप तोड़ के देखना है। आपके वोट की ताकत, आपका आज का दिया हुआ वोट आपके आने वाले कल का भविष्य तय करता है। आपका आज का दिया हुआ वोट आपके बच्चों का भविष्य तय करता है। आपका दिया हुआ वोट आपके परिवार का, प्रदेश का और देश का भविष्य तय करता है। इसलिए साथियों, वोट डालते वक्त कोई गलती मत कर जाना। कोई गांव की बात करेगा, कोई जाति की बात करेगा, कोई और तरीके से गुमराह करेगा। आपने ये देखना है 5 साल में भ्रष्टाचार बलात्कार के सिवाय, लूटने के सिवाय गहलोत सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। हमें ईमानदार और बढ़िया सरकार चाहिए। नरेंद्र मोदी जैसे हमारा जो देश का नेतृत्व करे, ऐसा प्रधानमंत्री वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें चाहिए, जो जिसने देश को दुनिया के मानचित्र पर 1 नंबर पर खड़ा कर दिया। आप जानते हैं आज पीछे आपने G20 देखा। G20 के अंदर आपने देखा किस प्रकार अमेरिका का राष्ट्रपति, कभी कांग्रेस के राज में आपने देखा कि कोई और अमेरिका का राष्ट्रपति सामने बैठा और हमारा प्रधानमंत्री उसको चेयर कर रहा हो, चेयर को सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की बात जो माननीय नरेंद्र मोदी ने की, हमारा देश उस और बन रहा। हमारी आर्थिक व्यवस्था ऊपर बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं धारा 370 कितनी पुरानी मांग थी, क्या किसी प्रधानमंत्री में हिम्मत हुई कि वो कर सकता था? नरेंद्र मोदी जैसा दबंग मर्द प्रधानमंत्री में मिला कि धारा 370 हमें हटा के दिखाई। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें चाहिए। आप जानते हैं राम मंदिर की बात बहुत लंबी मांग थी। राम मंदिर बनाने की बात हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, चाहे अर्थव्यवस्था की तेजी की बात हो, आयुष्मान योजना, डिजिटल योजना, पीएम आवास योजना, जन धन योजना, मुद्रा योजना, बिजली उत्पादन क्षमता, स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान के अलावा आप जानते चल रहा है चांद तक पहुंचाने का काम हमारे साइंटिस्टों ने किया। लेकिन अगर सरकार बढ़िया ना हो तो पहले भी हमारे प्रधानमंत्री रहे वो नहीं पहुंचा। इसलिए साथियों, सोच समझ के वोट का इस्तेमाल करें। आपका वोट आपकी ताकत है। आपका वोट, जैसा मैंने कहा, आपका भविष्य तय करता है। इसके साथ इसको मत करना। मैं एक भाई, एक बेटा होने के नाते आपके पास अपने भाई के लिए हाथ जोड़ के वोटों की अपील करने आया हूँ। मैं किसी जमाने में मेरे पिताजी भी इस प्रकार इनके लिए वोट मांगने आते थे। खुशी है कि उसी तरह मुझे आज आपने मौका दिया। एक बार पुनः आप सब जो मेरे मान और सम्मान के लिए आपने पगड़ी बढ़ाई, उसका आभार व्यक्त करता हूँ। और एक भाई, एक बेटा होने के नाते, क्योंकि लेट आप हो गए, मेरा कार्यक्रम एक लंबा सफर एक कार्यक्रम ऐसा मेरा और बड़ा है, वहां भी लोग कई घंटों से बैठे हैं। आपसे एक वादा लेने आया तो
चौधरी भजनलाल जी मेरे पिताजी का आपसे भावनात्मक लगाव था, वो भी शायद ऊपर से देख रहे होंगे कि मैंने क्या वो नहर बनवाने का काम था, क्या बिजली का काम था, क्या रोजगार के काम थे, कभी उन्होंने आपको पीठ नहीं दिखाई। तो वो भी ऊपर से देख रहे होंगे कि आज मेरा बेटा अपने भाई के लिए वोट मांगने आया है, तो क्या बादला हल्के की सरकार को आशीर्वाद देती है, अपनी दिखाती है। मन से आज शाम के टाइम में बैठे हैं, जो व्यक्ति मन से हमारे को साथ देना चाहता है, वो आशीर्वाद के रूप में दोनों हाथ खड़े करके भाई संजीव बेनीवाल जी को आशीर्वाद दो कि आने वाली 25 तारीख को हम एक तरफा वोट डाल के आपको यहाँ से जिताएंगे। एक बार पुनः आप सबका दिल की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद देने यहाँ पर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय। धन्यवाद कुलदीप जी बिश्नोई। अब मैं पहलवान से निवेदन करूंगा कि वो आए।